हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी जियोग्राफी की क्लास है जिसमें हम क्लास 6 की जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 में हमने इससे पहले 6 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया था। क्लास 6 में ओवरऑल देखा जाए तो 8 चैप्टर हैं जिसमें से 6 चैप्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज 7वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये सारे जियोग्राफी के चैप्टर्स हैं। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे सीटेट, केवीएसजी, ट्रिपल एसबी, यूपी टीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड या फिर यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का सिलेबस बेहद ही हेल्पफुल होता है। 80% आपका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ही कवर कर देता है। तो अगर आप 12th तक की पूरी एनसीईआरटी को पढ़े हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आसानी से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, इसलिए आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। बेफिक्र होकर चीज़ों को समझिए। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, मतलब आवर कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड बहुत ही जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कहा गया है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेस्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ। इट इज़ बाउंड बाय द lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है किसी ना किसी चीज़ से, ये बता दिया गया। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का जो भी डाटा दिया होता है उसी को हम राइट मानते हैं। तो आप किसी भी बुक में कुछ भी पढ़े हों उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जो ये इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है वही एग्जैक्ट और एक्यूरेट माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इंडियन हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण तक के इसकी लंबाई की बात की जाए तो हमारा ये 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात का कच्छ वाला एरिया है। तो पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे कि उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे वाला जो है एरिया वो ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू पूर्व से पश्चिम वाले एरिया की। तो इस तरह से यहाँ आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2900 किलोमीटर है, मतलब 300 किलोमीटर का लगभग फ़र्क है। फिर बताया जा रहा है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो भारत में ये विभिन्न जो रूपता दिखाई जा रही है, विभिन्न चीज़ें पाई जा रही हैं। जैसे पर्वत होता है, पर्वत पाया जाता है, भारतीय महामरुस्थल है यहाँ पे स्थित, उत्तरी मैदान स्थित है, पठारी सतह है, तटीय भाग और द्वीप समूह भी हैं। यहाँ जलवायु में भी काफ़ी विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। तो जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, और ये आपको अपने देश भारत में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। तो आप किसी भी जगह से बिलोंग करते होंगे, आपकी कोई भी आपका कल्चर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ये मायने नहीं रखता है, हमारी एकता मायने रखती है। तो हम डिफरेंट होते हुए भी हम में एकता है। जहाँ एकता की बात आती है हम सभी एक हो जाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं।
वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो हर 10 साल में जो हमारी आबादी का कैलकुलेशन होता है, जो कैलकुलेट होता है जनसंख्या का, तो 2011 से अब तक की बात की जा रही है। यहाँ पे 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो हमारा देश भारत चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब स्थिति की बात की जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर की साइड, उत्तर की साइड ये होती है हमारे मैप में। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो हमारे देश को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो ये याद रखिएगा। फिर पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार बताया गया है 68 डिग्री 7 अंश पूर्व तथा 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतरों के बीच है। इसके बाद बताया गया है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में भी बहुत अधिक अंतर देखा जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का अंतर लगभग की बात की जाए तो लगभग 2 घंटे का होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो डाटा दिया है, ये नंबर्स, ये आप रट लीजिएगा क्योंकि अब इसको समझाया, इसमें क्या समझने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि ये भूमि का विस्तार कितना है या इस कितने किलोमीटर लंबा है। ये चीज़ें तो रटने वाली ही हैं। तो 1-2 बार लिखेंगे और समझेंगे तो तैयार हो जाएंगे। अब बताया गया है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ पर बताया गया है ऊपर कि एक छोर से दूसरे छोर में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो ये चीज़ आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर यहाँ पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इस तरह से आप डिग्री भी निकाल सकते हैं। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो सूर्योदय की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यहाँ पर पश्चिम की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर why the local time of longitude of 82 degree half east has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 हैं। अब आप भारत का ये मैप देखिए और 7 पड़ोसी देश को काउंट करते हैं हम, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। पहला पड़ोसी देश हमारा नेपाल है। नेपाल के बाद आते हैं हम चीन में, तो ये दूसरा पड़ोसी देश हमारा चीन है। तीसरे की बात करें तो पाकिस्तान है। चौथे की बात करें तो अफ़गानिस्तान है। देखिए ऊपर अफ़गानिस्तान ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अफ़गानिस्तान हो गया। उसके बाद भूटान यहाँ पर है, ये भी पड़ोसी देश है हमारा। भूटान के बाद म्यांमार इधर है, तो ये भी पड़ोसी देश है। और उसके बाद बांग्लादेश है, ये भी पड़ोसी देश है हमारा। तो इस तरह से 7 पड़ोसी देश हमारे देखने को आपको मिल गए हैं हमारे इस मैप में। तो ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको
याद करना हो सातों पड़ोसी देश के, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बताती हूँ। बचपन में बीए किया, क्या है ट्रिक? बचपन में बीए किया। तो बचपन ब च प न, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार और बीए, बीए को आपको इंग्लिश में लिखना है बी और ए करके। तो बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बचपन में बीए किया हमारी ट्रिक है 7 पड़ोसी देशों की, हमारे भारत के, जो कि भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये भारत का राजनीतिक मैप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप मैप को खोलिए और एक बार मैप को पूरा रीड मारिए, कहाँ पर कौन सा जो भारत के राज्य हैं वो स्थित हैं, और भारत के पड़ोसी देशों को भी देखिए। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और जियोग्राफी क्या है, वो 50% से ज़्यादा जियोग्राफी आपका मैप में ही डिपेंड है। तो मैप की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मैप को पढ़ना आना चाहिए, मैप में जितनी भी चीज़ें लोकेट होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप इंडिया के मैप को देख रहे हैं तो सारे राज्यों की पोजीशन, किस जगह पे कौन से राज्य हैं वो पता होना चाहिए। तो ये था भारत के 7 पड़ोसी राज्य, यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात की जाए तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में बांटा गया है। यहाँ पर 7 नहीं होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश अब है हमारा। तो भारत को 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की बात की जाए तो लद्दाख अभी जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो ये एक जुड़ गया, तो इसलिए बढ़ गया है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी 28 राज्य हैं। अब उनके नाम आप मैप देखिए भारत का और लिखना शुरू करिए। अब इस मैप में कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब ये विंध्य श्रेणी काफ़ी फैला हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को भी छूता है। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है और उसके बाद दक्कन का पठार ये है। कल की क्लास में हमने दक्कन का पठार देखा था, तो दक्कन का पठार इस एरिया में है। और यहाँ पर ये नीलगिरी है आपकी। तो इस तरह से मैप में चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैप को रीड ज़रूर करिएगा। यहाँ पे अरावली श्रेणी को दिखा दिया गया है, कई नदियों को, गंगा नदी और यमुना नदी, सारी नदियों को दिखाया गया है। और यहाँ पर हमारे भारत के पंजाब से जो नदियाँ निकलती हैं और पाकिस्तान में मिलती हैं उनको दिखाया गया है। ये चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, ये सारे यहाँ पर पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान की से होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो आप मैप को देख के चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को ज़िलों में बांटा गया है, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ दी गई है। ऊपर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, एक बार यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे प्रायद्वीप के बारे में बताया गया है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था। एक चीज़ और बताया गया है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं और अपने पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से हमने चीज़ों को छोड़ा था। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है, ये तो चलिए हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद हमें देखना था, यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ये चीज़ें जान गए हैं। अब भारत का भौतिक विभाजन जो है वो चीज़ देखने वाली चीज़ है कि भारत का भौतिक विभाजन क्या कहता है। तो भौतिक विभाजन की बात की जाए तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ जो हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं।
जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत का विभाजन, ये भौतिक विभाजन इसको कहेंगे, मतलब फिजिकल डिवीजन कहेंगे। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड्स। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने माउंटेन के बारे में, प्लेन्स के बारे में और कोस्ट के बारे में और प्लेटियस के बारे में, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। तो ये इसका फिजिकल डिवीज़न है हमारे इंडिया का। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद बताया गया कि उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालयी संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, हिमालय का मतलब बताया गया है कि बर्फ़ का घर जिसे कहा जाता है। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम उसके बाद तीसरा हिमालय है शिवालिक हिमालय। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो इस तरह से हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है उसके फिजिकल, भारत के फिजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया है द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेज। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय आर हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। फिर सेकंड है मिडल हिमालय आर हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मेनी जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं वो इसी एरिया में सिचुएटेड होते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, द शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। फिर आगे आते हैं, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो यह भारत के उत्तरी मैदान में स्थित, दक्षिण में स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं। तो जो भारत का उत्तरी मैदान है उसके बारे में बताया गया है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं और ये उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाया जाता है उसी से बने होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। तो भारत का उत्तरी मैदान जो है वो कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि these river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentrations of population in these plains. अब इसके बाद आगे बताया गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में, यहाँ तो हमने दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान देखा। अब भारत के पश्चिम भाग की बात की जाए तो पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो ये पश्चिमी भाग के बारे में हो गया। जो भारत का पश्चिम साइड है, गुजरात की साइड की तरफ की बात की जा रही है, भारतीय महामरुस्थल है यहाँ पर। तो इसके बारे में बताया गया है कि द नॉर्दर्न इंडियन यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो लाइज इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन। इसके बाद उत्तरी मैदानों की बात की गई है कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपी पठार स्थित है। तो उत्तरी मैदानों के जो दक्षिणी भाग है उसमें प्रायद्वीपी पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो अभी हमने मैप में अरावली श्रृंखला को देखा था जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो एग्ज़ाम में पूछता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा व ताप्ती जो है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं।
जो अरब सागर में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में। यहाँ है कि टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द peninsular plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. अरावली के बारे में बताया गया है फिर कि अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें अपनी कल की क्लास में भी हमने देखा था। फिर बताया गया है कि अरावली हिल्स once of the oldest ranges of the world, border it on the north-west side. फिर विंध्याज के बारे में बताया गया है कि द विंध्याज एंड द सतपुड़ाज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेज। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो जो हमारा विंध्या और सतपुड़ा है, यहाँ से इनके बीच से क्या होता है, यहाँ से जो ये दोनों नदियां हैं नर्मदा व ताप्ती, ये बहती हैं। तो यही इस श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। एक बार मैं मैप में भी दिखा देती हूँ, बाकी आप मैप खोल के ये चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको इस मैप में अब यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी दिख रहा है और यहाँ पर ताप्ती नदी दिख रहा है। ये सतपुड़ा श्रेणी है, हमारा सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर ये नदियाँ बहती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा भी था। अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे काम की क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अब बताया गया है कि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पूर्व की तरफ बहने वाली, ऊपर हमने देखा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी थी, नर्मदा थी और ताप्ती थी। अब पूर्व की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ किस में गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ पर गिर रही थी, तो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो एक बार मैं ऊपर मैप में आती हूँ और ये नदियों का जो गिरना है इसको फिर से देखते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका अरब सागर वाला एरिया है, ये अरब सागर है। तो जो हमारा पश्चिम की ओर नदियाँ बह रही हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में बह रही हैं। जैसे ये आपका नर्मदा नदी है, ये आएगा ऐसे अरब सागर में गिरेगा। ये ताप्ती नदी है, ये आएगा और इस तरह से अरब सागर में गिरेगा। अब जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपको महानदी दिख रहा होगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, ये आएगा इस तरह से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। इसके बाद गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी भी अपना पानी जो है वो ला के यहाँ पे गिरा देगी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी के बाद कौन सा है, हमारा कृष्णा और कावेरी नदी है। कृष्णा और कावेरी नदी भी अपना पानी ला करके कहाँ गिराएंगी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरा देंगी। तो ये कावेरी नदी आपको दिख रहा है, कावेरी नदी इस तरह से बहते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे अब मैं क्या समझा रही थी आपको। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसी पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। जो नदियाँ ये अपना पानी गिराती हैं तो अपने मुहाने पर ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा की बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत के द्वीप समूह की बात की जाए तो कौन से 2 द्वीप समूह भारत में हैं? 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो लक्षद्वीप आइसलैंड है और दूसरा कौन सा है? हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह की बात की जाए तो अरब सागर में ये स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप की बात की जाए तो ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब की खाड़ी में स्थित है। अभी इसको भी मैं मैप में दिखा दूंगी। फिलहाल इसको एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइसलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। दूसरा है द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी को देखा जाए तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में क्या है? यहाँ पर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अरब सागर के पास में क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कहाँ पर है और कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये चीज़ें आसानी से, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लोकेट की गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने भारत के बारे में काफ़ी कुछ जाना, भारत के राज्यों के बारे में जाना, नदियों के बारे में जाना कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं और क्या उनका यूज है। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो जो सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बन रहा था गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा, यह पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो अब ये भी समझ गए होंगे मुहाना जो वर्ड आया था उसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे प्रवाल के बारे में बताया गया है कि प्रवाल क्या होता है। तो प्रवाल की बात की जाए तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप को यहाँ पर आपको दिखा भी दिया गया है इस इमेज में कि कैसे ये होता है प्रवाल द्वीप और ये बना कैसे है। तो ये इमेज से भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसे प्रवाल द्वीप की बात की जाए तो इसे कोरल्स कहते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैराइन एनिमल्स called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. तो ये कोरल आइसलैंड इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। जलोढ़ निक्षेप को भी देख लेते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो
ये हमारा चैप्टर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी किसी दिन मैं आपको इंडिया के मैप को भी अच्छी तरह से समझाऊंगी, सारे स्टेट को बताऊंगी, जितने भी राज्य हैं हमारे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और नदियों का गमन किस तरह से हो रहा है या हमारे भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो सारी चीज़ें एक दिन सिर्फ मैप की क्लास रहेगी। उसमें पूरे मैप को हम रीड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो जिस भी दिन आप कहते हैं उस दिन मैं वो पढ़ा दूंगी आपको मैप की चीज़ें, क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक जियोग्राफी में आपको मैप पढ़ना नहीं आता तब तक जियोग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर चैप्टर में आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा चैप्टर इस मैप में ही बेस्ड रहता है। तो हम भारत के पूरे मैप को देखेंगे, उसके साथ साथ स्पेशली उत्तर प्रदेश के मैप को भी देखेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके वहाँ पर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नदियों को भी जानेंगे आगे। तो बहुत कुछ है जानना, बहुत कुछ है सीखना। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम एक दिन हर चीज़ को समझ लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।